साइंस फाइटर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अभी मैं ऊर्जा का जो पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूं और पार्ट 2 आज हम बता रहे हैं इस वीडियो में। ऊर्जा एक बड़ा टॉपिक है जिसको हम बताए भी थे कि इसमें 2 या 3 वीडियो बनेगा। कोई भी ऊर्जा को पढ़ाया है तो केवल गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा को पढ़ाकर और उस पर न्यूमेरिकल करा के छोड़ दिया है, जबकि ऊर्जा के अन्य टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप से भी क्वेश्चन आता है। और अभी मैं जो एक क्वेश्चन डाला था कल का ही मेरे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन था, वो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण से प्रश्न था, जो कि आज हम यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम समझेंगे। आप लोग जानते हैं, जो भी हमारे चैनल से जुड़े होंगे, हम डेली अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन डालते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेनेशन बॉक्स में, और या एक अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं एक वीडियो भी बना देता हूँ। जब भी टाइम के अनुसार ही सब काम होना है, ड्यूटी भी करना है, इसमें अपनी पढ़ाई भी करनी है, उसके बाद वीडियो भी बनाना है आप लोग के लिए। ठीक है, अभी उतना सारा चीज़ें है नहीं संसाधन, और जिसकी वजह से और मेरा एक्सपीरियंस भी कैमरे के सामने बोलना थोड़ा सा बाकी टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी बहुत सारे लड़के हमसे जो जुड़े हैं। प्रतापगढ़ में मेरी खुद की कोचिंग चलती थी, छोड़िए वो सब बातें, वो सब पीछे की जो बातें बीत गई हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे जिस टॉपिक पे, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप पे बात करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग पढ़ चुके थे। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, दोनों यांत्रिक ऊर्जा है। मतलब किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित रहती है उसे हम स्थिति ऊर्जा कहते हैं, और गति के कारण जो उसमें किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा निहित रहती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ हम बता चुके हैं। अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है। ये भी ऊर्जा संरक्षण का ही नियम समझिए, लेकिन बस इसको एक दूसरा नाम दे दिया गया है। कहता है कि किसी निकाय का जो यांत्रिक ऊर्जा है सदैव अचर रहता है। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या है? गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। अब इन दोनों का योग जो है किसी भी पॉइंट पे नियत रहेगा, अचर रहेगा। मतलब कहीं पे भी दोनों का योग जो है सदैव कांस्टेंट रहेगा, सदैव नियत रहेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है, गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है, और स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। मतलब दोनों का कन्वर्जन आपस में होता रहेगा, लेकिन दोनों का अगर योग किया जाएगा तो दोनों का योग सदैव एक नियत मान ही आएगा। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं, और यह भी क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए क्या है कि अगर कोई वस्तु h ऊंचाई पे है, पृथ्वी के धरातल से अगर एक h ऊंचाई पे है, अगर उसमें स्थिति ऊर्जा देखा जाए तो mgh हो जाएगा, और गति ऊर्जा 12 mv², और दोनों को जोड़ दिया जाए तो अचर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो पृथ्वी के धरातल के सापेक्ष अगर देखा जाए तो इसकी स्थिति ऊर्जा mgh है, और 12 mv² इसकी गति ऊर्जा है। दोनों का योग अचर मान लिए हैं, कुछ भी मान लीजिए, जो भी मानना है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्थिति ऊर्जा का मान अधिकतम होगा और गति ऊर्जा का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वस्तु क्या है? स्थिर अवस्था में है, तो वेग अगर 0 है तो वहाँ पे गति ऊर्जा का मान भी 0 होगा। अब इस पिंड को क्या है, इस वस्तु को फ्रीली गिराया जा रहा है, मुक्त रूप से गिराया जा रहा है, मतलब छोड़ दिया गया। जब ये गिरेगा तो क्या होगा? यहाँ पे एच का मान धीरे धीरे, मतलब जैसे गिरने लगेगा तो क्या होगा? कम होने लगेगा, और जैसे एच का मान कम होगा वैसे वैसे वेग का मान बढ़ने लगेगा, क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वीय बल से इस वस्तु को अपनी तरफ खींचेगी, तो वेग का मान बढ़ेगा। जैसे ही वेग का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे गति ऊर्जा का मान बढ़ेगा। मतलब स्थिति ऊर्जा घटने लगी और गति ऊर्जा बढ़ने लगी। और मान लीजिए इस बिंदु पर दोनों का योग 100 जूल था। यहाँ पे टोटल क्या थी? स्थिति ऊर्जा थी, गति ऊर्जा का मान 0 था। लेकिन अगर बीच में किसी पथ पे, जिस पथ से वो गिर रही है वस्तु, अगर देखा जाए ए बिंदु पर देखा जाए तो स्थिति ऊर्जा का मान क्या है? घट गया है। मान लीजिए 60 जूल हो गया है, और जो 40 जूल कहाँ गई? तो वो 40 जूल कहाँ, किस में परिवर्तित हुई है? गति ऊर्जा में। और दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों का मान क्या हो जा रहा है? 100 जूल हो जा रहा है। मतलब किसी भी बिंदु पर अगर देखा जाए तो यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या हुआ? अचर आया, सदैव नियत है। इसे ही हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहते हैं। अब ये हो गया यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, ये तो समझ ही चुके हैं। अब हम लोग अगला ऊर्जा के स्वरूप पढ़ते हैं, आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी, इसी को कहा जाता है। अब देखिए, ये आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? तो जानते हैं, जब क्या है, कोई भी पदार्थ या वस्तु किससे मिलकर बनी होती है? अणुओं से मिलकर बनी होती है। अब ये अणु क्या करते हैं
पदार्थ के अंदर एक दूसरे पर बल लगाते हैं और गति करते रहते हैं। दो काम करते हैं, गति भी करते रहते हैं और एक दूसरे को आपस में खींचते भी रहते हैं, आकर्षण बल लगाते रहते हैं, जिसको अंतराणविक बल भी कहा जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है। और गति करते रहते हैं। अब गति करते हैं, अब ठोस क्या है, ठोस में गति नहीं करते हैं, अगर देखा जाए तो वाइब्रेशन करते हैं, कंपन करते हैं। इसलिए क्योंकि जो अंतराणविक स्थान रहता है, गति करने का स्थान नहीं रहेगा तो कहाँ गति करेंगे, क्योंकि ठोस में जो अंतराणविक स्थान होता है वो कम होता है, इसलिए अणु क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ठीक है, तो जो गति करते हैं, तो अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी अगर कण है, अगर गति करेगा तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। अगर एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं तो उसमें मतलब खींचने में कुछ ना कुछ बल लगा रहे हैं, बल लगा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो कार्य होने के कारण उसमें क्या है, अंतराणविक बल लगाने के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा हो गई, तो स्थिति ऊर्जा हो गई, जिसको आंतरिक स्थिति, दोनों को इंग्लिश में लिख दिए हैं। इंग्लिश से थोड़ा सा बहुत ये टर्म जो है टेक्निकल टर्म यूज कर दिए हैं। तो इसमें क्या है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अंतराणविक बल के कारण, आणविक बल के कारण उसमें कौन सी एनर्जी हो गई, निहित हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी निहित हो गई। मतलब बल के कारण जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब स्थिति ऊर्जा है, आंतरिक स्थिति ऊर्जा है। और गति के कारण जो ऊर्जा है उसे हम लोग इंटरनल काइनेटिक, आंतरिक गति ऊर्जा कह देते हैं। और दोनों का योग ही क्या होता है, उस वस्तु या पदार्थ का क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा होता है। अब इसको समझने के लिए समझिए कि मान लीजिए एक उदाहरण, मान लीजिए कोई बांस है, बांस को अगर पूरा देखा जाए तो पूरा अगर बांस मतलब देखा जाए तो पूरा बांस की अगर ऊर्जा देखी जाए तो वहाँ पे आंतरिक ऊर्जा समझ लीजिए। और उसमें जो व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे गति कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, तो क्या है, उसका गति ऊर्जा हो गया। और बैठे हैं तो पृथ्वी की धरातल से कुछ ऊंचाई बैठे हैं तो वहाँ पे क्या हो गया, स्थिति ऊर्जा हो गया। मतलब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे से लगाव है, तो एक वहाँ पे क्या हो गया, स्थिति ऊर्जा हो गया। मतलब ये उदाहरण के लिए समझा रहे हैं। तो क्या है कि टोटल एनर्जी क्या हो गया, पूरा एक बस है, मतलब उस पदार्थ का आंतरिक ऊर्जा है, मतलब उसमें अणुओं का जो गति के कारण जो ऊर्जा है वो आंतरिक गति ऊर्जा है। और जो बल एक दूसरे पे लगा रहे हैं उसके कारण जो ऊर्जा है वहाँ आंतरिक स्थिति ऊर्जा है। दोनों का योग ही उस वस्तु की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। अब जो आंतरिक गति ऊर्जा होती है, वो आंतरिक गति ऊर्जा होती है, वो गति के कारण होती है, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर हम कि उस पदार्थ की अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मतलब ताप बढ़ा देंगे, तो उसकी आंतरिक गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ज़्यादातर यही कहा जाता है कि किसी भी पदार्थ का जो गति ऊर्जा होती है उसके किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब देखिए ये तो इस पर थोड़ा ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इस पर तो बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है। अब देखिए जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, आंतरिक स्थिति ऊर्जा जो होती है वो किसके कारण होती है, आणविक बल के कारण होती है। और ये किस पर डिपेंड करती है, फेज चेंज पर डिपेंड करती है। और ये फेज चेंज क्या होता है, अवस्था परिवर्तन पर डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए इसमें ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, इसमें टेम्परेचर कुछ भी रहे इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई 0 सेंटीग्रेड पे क्या है, बर्फ़ है, और उसको 0 सेंटीग्रेड पे पानी में बदल दिया जाए तो वहाँ पे टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहा, मतलब 0 सेंटीग्रेड ही रहा, लेकिन क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, फेज चेंज हो गया, मतलब अवस्था का परिवर्तन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे किस ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, किस प्रकार की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। तो आंतरिक स्थिति ऊर्जा के आंतरिक जो वस्तु की आंतरिक स्थिति ऊर्जा थी उसमें परिवर्तन हुआ है, इसे लेटेंट हीट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब आंतरिक गति, अणुओं की आंतरिक गति ऊर्जा और अणुओं की आंतरिक स्थिति ऊर्जा का योग ही क्या खोलता है, उस पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। तो हो गया आंतरिक ऊर्जा। अब हम लोग पढ़ते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। किसी वस्तु का, जो कोई भी वस्तु है, अगर उसे गर्म होने मतलब गर्म या तप्त होने का आभास होता है जिस ऊर्जा के कारण, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं या तापीय ऊर्जा कहते हैं। या दूसरे भाषा में कह दें तो तप्त, किसी वस्तु के तप्त अवस्था के कारण जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। कोई भी वस्तु है उसके तप्त होने के कारण हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अब ये ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग को नहीं लगता है कि, मतलब बाहर से लगता है कि नहीं। जैसे अगर डायरेक्टली देखा जाए तो ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं, लकड़ी जलाकर, चाहे गैस LPG जलाकर।
और भी बहुत सारे उसमें ऊर्जा का उपयोग है। जैसे क्या है कि जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो उसमें भी हीट एनर्जी का कन्वर्जन ही मैकेनिकल वर्क में होता है। इस पे पूरा एक साइंस है, थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम लोग मतलब पढ़ते हैं, जो भी मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक किया होगा वो पढ़ा होगा, चाहे जो भी हीट इंजन जिसका सब्जेक्ट होगा LPCVT 2 में वो पढ़ेगा। तब क्या करते हैं हम लोग, बाइक में हीट एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल वर्क में होता है। कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए बाइक चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल भरते हैं। अब पेट्रोल भरते हैं तो उसका कंबस्शन मतलब उसको जलाया जाता है इंजन के अंदर। अब वो जलता है तो हीट एनर्जी देता है। हीट एनर्जी मतलब कम्बस्टिबल गैस देता है, बहुत सारा जो दहन के बाद गैस बनती है। अब उस गैस में क्या होता है, हीट एनर्जी होता है। उसी हीट एनर्जी का कन्वर्जन हम लोग किस में कर लेते हैं, मैकेनिकल वर्क में कर लेते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कह लीजिए या मैकेनिकल वर्क कह लीजिए। तो ये हो गया हमारा यांत्रिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा का स्वरूप पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग आगे चर्चा कर चुके हैं ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप में। अब हम लोग अगला जो ऊर्जा का जो स्वरूप चर्चा करेंगे वो रासायनिक ऊर्जा है। तो रासायनिक ऊर्जा क्या कहलाता है, जो बंधों के कारण, जो रासायनिक यौगिकों के जो बनाने में जो परमाणु सम्मिलित होते हैं उनमें जो बंध बनते हैं उनके कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब देखा जाए तो यौगिकों में परमाणुओं के बंधों के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अब ये दिखती कहाँ है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, हमको पता चलता है कि क्या है, इस यौगिक में रासायनिक ऊर्जा है। तो कैसे पता चलता है, तो देखिए जैसे दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभिकारक, जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, अगर तीर के अगर इस पार्ट वाला देखा जाए तो अभिकारक होता है और इधर वाला उत्पाद होता है, और जो और भी चीज़ें लिखी जाती है जो ऊपर इस तीर पे लिखी जाती है उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं, या टेम्परेचर या कितने ताप पे हो रहा है वो अभिक्रिया, ये लिखा जाता है। वो सब बात की बातें हैं। तो जो यौगिक बनते हैं, कोई भी रासायनिक यौगिक है उसमें उसके परमाणुओं के बंधों के कारण जो ऊर्जा उसमें निहित है उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। हम जो ही बता रहे हैं और NCERT के अनुसार ही बता रहे हैं, और ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे तो क्या वीडियो लंबी हो जाएगी, उदाहरण देने लगेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वीडियो, और आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब जिससे क्वेश्चन आ रहा है उसी को पढ़ा जाए। हम बार बार कहते हैं कि सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ो, कम चीज़ों को पढ़ो। देखिए क्या होता है कि कुछ लोग क्या होता है कि बहुत कम चीज़ों को पढ़कर और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, और कुछ लोग क्या आता है पूरा पोथी पढ़ लेते हैं और लेकिन फिर भी उसमें एक भी समझ नहीं पाते हैं और एक भी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब ये दो प्रकार की अब ये जो ऊर्जा है दिखती कहाँ है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तब दिखती है। एक होती है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर आती है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा क्या है बाहर आती है, मतलब तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे कली चूना है, जैसे पहले क्या होता था, दीवार पेंट करने के लिए कली चूना का उपयोग किया जाता है, CaO। अब इसको क्या होता है, पानी में जैसे ही घोला जाता था, जिस बाल्टी में घोला जाता था, प्लास्टिक के बाल्टी में घोलने से क्या होता था, चाहे स्टील के बाल्टी में घोलने से क्या होता था, बाल्टी गर्म हो जाती थी। क्यों गर्म हो जाती है, क्योंकि उसमें क्या है, वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जब वो H2O से अभिक्रिया करता है तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। जब अभिकारकों का जो टोटल एनर्जी है, उत्पाद के टोटल एनर्जी से क्या है, उत्पादों के टोटल एनर्जी से अगर अभिकारकों की टोटल एनर्जी अगर ज़्यादा है तो उसमें क्या है, ऊष्मा ऊर्जा कहाँ निकल के बाहर चली गई। जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ, ऊष्मा बाहर निकल के मतलब ऊर्जा के रूप में बाहर चली गई ऊष्मा के रूप में, तो उत्पाद का टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिसमें जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की टोटल एनर्जी उत्पाद के टोटल एनर्जी से ज़्यादा होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तो पक्का कह रहे हैं कि गलत कर दोगे। अगर पूछ देगा कि जी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें अभिकारकों का जो कुल ऊर्जा है उत्पाद के कुल ऊर्जा से ज़्यादा है, तो वो अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो
ऐसे पूछ देगा तो ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया होगी, मतलब अभिकारकों का टोटल एनर्जी उत्पाद के टोटल एनर्जी से ज़्यादा है तो ऊष्माक्षेपी, मतलब ऊष्मा उसमें से बाहर निकल गई है, ऊर्जा उसमें से बाहर निकल गई है। अगर उत्पाद का टोटल एनर्जी मतलब प्रोडक्ट जो बना है रासायनिक अभिक्रिया का, अभिक्रिया होने के बाद अगर उसका टोटल एनर्जी ज़्यादा है, टोटल एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, किसमें, अभिकारकों से, जो पदार्थ मतलब पदार्थ भाग लिए अभिक्रिया में, उसके टोटल एनर्जी से इसका जो बना है वो ज़्यादा है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, उसमें बाहर से ऊर्जा डाली गई है, उस रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, बाहर से ऊष्मा ली गई है, इसीलिए उत्पाद का टोटल एनर्जी क्या है, ज़्यादा हो गया है। तो कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आते हैं विद्युत ऊर्जा क्या होती है। अब विद्युत ऊर्जा समझते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इतना तो आप लोग जानते होंगे। निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और निगेटिव या पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि आवेश जो हैं एक दूसरे पे बल लगाते हैं। अब बल लगाने के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कह देते हैं। अभी नहीं समझ में आया बल लगाने के कारण कैसे ऊर्जा होगी। अब देखिए समझ लीजिए इस बात को कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा आवेश है, ठीक है, इसका कोई विद्युत क्षेत्र है, आवेश है तो इसका विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। अब इसके विद्युत क्षेत्र में एक छोटा आवेश है, बहुत मतलब मान लीजिए नगण्य टाइप का, मतलब बहुत, इसके तुलना में उसका मान बहुत कम है। तो क्या है, इस आवेश को एक बिंदु से ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस पर बल लगाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको खींचेगा इधर, इसको मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये इसको खींचेगा इधर, लेकिन आप इस ए बिंदु से किधर ले जाना चाहते हैं, इधर ले जाना चाहते हैं। मतलब इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है उसके विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं। तो जब कार्य करेंगे वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, जिसे हम लोग विद्युत ऊर्जा कह देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से ही एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, W=V/Q होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा है। अभी जो CBT1 जो हुआ है पिछले साल ALP का, उसमें पूछा है। ग्रुप डी में भी इससे क्वेश्चन पूछा है। मतलब ये ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप से इनसे भी आता है क्वेश्चन। मेनली हम रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है उस पर फोकस करते हैं। बाकी जो और भी जो एग्ज़ाम है उसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं साइंस के और रेलवे के एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे बिहार पुलिस में भी आता है साइंस के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी बिहार BPSC AEDO का होगा, उसमें भी साइंस के क्वेश्चन आएंगे। तो ये सारे उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अलग लेवल के पूछे जाएंगे, इस लेवल के पूछे जाएंगे। अब देखिए बिहार पुलिस में पूछता है, अभी बिहार SSC CGL का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी वैकेंसी जो आई थी, भविष्य में कब होगा ये पता नहीं, लेकिन उसमें भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत मतलब ठीक ठाक मात्रा में पूछे जाते हैं, 25 शायद साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम समझते हैं नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। ये तो लंबा टॉपिक है, लेकिन इसको अभी यहाँ पे छोटा सा टॉपिक के रूप में समझेंगे। जैसे क्या है कि कोई भी परमाणु है, उसमें नाभिक जो होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। इतना बेसिक हम लोग जानते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये दूसरे मतलब क्या है, नाभिक में बंधे हुए हैं। जिस ऊर्जा के कारण एक दूसरे मतलब बंधे हुए हैं, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन मतलब नाभिक से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो जिस ऊर्जा के कारण बंधे रहते हैं उसे हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब जिस ऊर्जा के कारण न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में बने रहते हैं उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। यहाँ के लिए बस इतना ही जान लीजिए, नाभिकीय ऊर्जा कहाँ दिखती है, दिखती कहाँ की ऊर्जा है नाभिक में, सही में ऊर्जा है ये बात। भाई हम कह दिए कि इसमें ऊर्जा है, लेकिन आप कैसे मानेंगे, जब दिखेगी तब तो। दिखती कहाँ है ऊर्जा, तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में दिखती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाएंगे।
ये इस टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब देखिए नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन समझ लेते हैं। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक बड़ा नाभिक, बड़ा और अस्थायी नाभिक टूटकर छोटे नाभिकों में परिवर्तित होता है। तो क्या होता है उसमें, क्या होता है उसका कुछ पहला जो उत्पाद रहा और अंतिम उत्पाद रहा और दोनों के द्रव्यमानों में अंतर आ जाता है। बड़ा नाभिक छोटे नाभिक में परिवर्तित हुआ तो इसका जो द्रव्यमान है और जो बना जिसमें परिवर्तित हुआ दोनों के द्रव्यमानों में अंतर आ जाता है, मतलब कम हो जाता है। और यही जो कम हुआ द्रव्यमान है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जानते हैं ये E=mc² के अनुसार, जो अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्य कहा जाता है जिसको आइंस्टीन साहब ने इसको दिया था अपना समीकरण। तो ये एक 92U235 यूरेनियम का अस्थायी नाभिक है जो टूटकर छोटे नाभिकों में परिवर्तित होता है, जिसे हम नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। और इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मतलब मुक्त होती है। और इसी को पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं, वो हीलियम का नाभिक बनाते हैं और उसमें भी ऊर्जा बहुत मात्रा में मुक्त होती है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, उसमें भी द्रव्यमान में कमी आती है जो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है। इसको पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे, किस पे कौन सा काम करता है, हाइड्रोजन बम कैसे, किस पे नाभिकीय संलयन पर काम करता है कि नाभिकीय विखंडन। इससे क्वेश्चन आया भी है, मतलब इससे एकदम हॉट टॉपिक है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों को एक ही वीडियो में समझाएंगे। और एटम बम मतलब परमाणु बम किस पे काम करता है। अभी हाल ही में मतलब एटॉमिक बम के बारे में मतलब युद्ध चल ही रहा है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि मतलब कैसे काम करता है, कैसे बनता है ये एटम बम, और हाइड्रोजन बम क्या होता है। और इस न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग हम लोग मतलब कंट्रोल वे में, मतलब नियंत्रित वे में अगर हम लोग इसका विखंडन कराते हैं तो उसका उपयोग हम लोग अपने मतलब बिजली उत्पादन में भी करते हैं। तो ठीक है, तो नाभिकीय ऊर्जा ये हो गया। अभी नाभिकीय ऊर्जा को बस इतना ही समझते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में जिस ऊर्जा के कारण बंधे रहते हैं उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप में हम लोग रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा को भी जान चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश ऊर्जा। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको हम लोग समझ सकते हैं। जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसे हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। और इतना ही बस जानते हैं। और जैसे मान लीजिए लाइट के मोमबत्ती हो गया, दीपक हो गया और बल्ब हो गया, इन सारी के प्रकाश ऊर्जा के कारण हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य का प्रकाश हो गया जिसके कारण हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसे हम प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा किसे कहते हैं, जिस ऊर्जा के कारण हमें मतलब क्या सुनाई देता है, हम आवाज़ को सुन सकते हैं, वेव्स को सुन सकते हैं, उसे हम ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। और अब देखिए, अब पवन ऊर्जा क्या होता है, बहते हुए जो वायु होता है उसमें उसके गति ऊर्जा जो होती है उसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। बहते वायु में जो ऊर्जा होती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। और जिसका उपयोग हम लोग पवन चक्की लगाकर क्या करते हैं, या तो पंप चलाने में या उससे विद्युत उत्पादन में ही हम लोग जनरेटर लगाकर उसका उपयोग हम लोग विद्युत उत्पादन नहीं करते हैं। यह हो गया पवन, मतलब बहते हुए वायु में जो गति ऊर्जा होती है उसका जो ऊर्जा होती है उसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। विंड एनर्जी का जल ऊर्जा, जल स्रोतों से बहते हुए जल से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, बहते हुए जल से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम जल ऊर्जा कहते हैं। और इस ऊर्जा का उपयोग हम लोग विद्युत उत्पादन में करते हैं। टरबाइन लगाकर उस पर क्या करते हैं, ऊपर से गिर रहे जल को हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन ब्लेड पे गिराते हैं और क्या करते हैं, उसको टरबाइन को चलाकर हम विद्युत उत्पादन में उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अभी तक देखिए, भारत में जो 25% ऊर्जा जल स्रोतों से प्राप्त होती है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो होते हैं वहाँ पे हमें जल ऊर्जा, मतलब उसका उपयोग हम लोग जल ऊर्जा का उपयोग हम लोग विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा कन्वर्जन जो है, परिवर्तन जो है, रूपांतरण जो है, हम लोग किस में कर लेते हैं, विद्युत ऊर्जा में कर लेते हैं, टरबाइन लगाकर और जनरेटर लगाकर। ठीक है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको बता दे रहे हैं। जैव भार ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, आप लोग देखे होंगे जो
गोबर गैस प्लांट होता है, जो कचरे और गोबर से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे जैव भार ऊर्जा कहा जाता है, बायोमास एनर्जी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से मेथेन गैस उपयोग बोल रहे हैं। जो इसमें मुख्य रूप से जो उत्पन्न होती है वो मेथेन गैस उत्पन्न होती है, CH4 गैस उत्पन्न होती है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, इस पे सबसे ज़्यादा अभी तो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे हो रहा है, सोलर एनर्जी पे। तो जो सूर्य से जो हमें प्रतिदिन जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य से प्रतिदिन जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसे सूर्य ऊर्जा कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं। और देखिए, अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा के स्रोत हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य ऊर्जा के ही स्रोत हैं, सूर्य ऊर्जा पे ही डिपेंडेंट है, मतलब सूर्य ऊर्जा का ही स्रोत हैं देखा जाए तो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। इस बात को अब समझाने के लिए थोड़ा सा और बात करना पड़ेगा। देखिए, जो भी पृथ्वी पर जो भी बन रहा है वो लगभग देखा जाए तो सूर्य ऊर्जा के कारण ही बन रहा है, सूर्य की ऊर्जा के कारण ही बन रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर जितना भी स्रोत है, ऊर्जा का जितना भी स्रोत है वो लगभग सूर्य ऊर्जा का ही स्रोत है। ठीक है, तो ये रहा ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप से हम बताए, चर्चा किए, जिसमें ऊपर के 2-3 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आंतरिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो वह अणुओं के जो गतिक कारण और उसके आंतरिक बलों के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अब इसमें 2 प्रकार की है, आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक, जिसको बताए भी हम अभी। फिर हम चर्चा किए रासायनिक ऊर्जा, उसमें ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी को भी बताया। और उसके पहले हम यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का नियम, सबसे पहले यही बात किए थे, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिससे स्थिति ऊर्जा का परिवर्तन गति ऊर्जा होता है, गति ऊर्जा का परिवर्तन स्थिति ऊर्जा में होता है। ठीक है, अभी फिर विद्युत ऊर्जा पढ़े हम लोग, रासायनिक ऊर्जा भी पढ़ी, अभी बताया रासायनिक ऊर्जा पढ़े हम लोग। तो ये ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप रहे, और भी ऊर्जा के स्वरूप हैं जो, ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी अब देखिए, ऊर्जा का वीडियो और भी, इस पर और भी टॉपिक हैं इसमें जो छूट जा रहा है, छूट नहीं जा रहा है, इसको भी मतलब या तो नेक्स्ट वीडियो में या अलग अलग छोटा वीडियो में उसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जो होते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल जो सोर्स होते हैं, उससे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है। जैसे कोयला वाला से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी काल कि कितने प्रकार का होता है बिटुमिनस कोयला में, कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, चाहे कितना परसेंट वो अच्छा कोयला है। जैसे एंथ्रासाइट कोयला का प्रकार है, बिटुमिनस भी है, लिग्नाइट भी है, तो ये सारी चीज़ें कोयला से पूछ सकता है। ये हो गया। अगर देखा जाए तो अगर पढ़ने लगा जाए तो कन्वेंशनल सोर्स में जैसे पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन पढ़ना पड़ेगा, मतलब भंजक आसवन द्वारा उसका कई, मतलब किस टेम्परेचर पे पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, ये भी कन्वेंशनल सोर्स में ही आता है। तो इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन कभी हम डिस्कस कर लेंगे, मतलब बात पे बात आ जाएगी, चाहे क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको हम समझा देंगे कैसे क्या होता है। और तो देखिए, थोड़ा सा और भी हम ऊर्जा का जो है, ये ऊर्जा का तो नहीं, लेकिन अलग अलग वीडियो में अभी और भी टॉपिक जो छूट रहे हैं, जैसे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, हाइड्रो तापीय विद्युत संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट, इसको एक 10-10 मिनट के वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। और नहीं पूछेगा तो जानकारी होना चाहिए कैसे बिजली का उत्पादन होता है हमारे देश में, ये भी ऊर्जा वाले ही टॉपिक में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है। थोड़ा सा चीज़ों को उतना शायद क्लियर नहीं कर पा रहे हैं स्पष्ट रूप से, ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं बातों को, मतलब थोड़ा सा घबराहट भी हो रहा है, चीज़ों को बताना कुछ और चाह रहे हैं, बता कुछ और दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आप लोग साइंस के प्रश्नों के लिए, चाहे साइंस के टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।